हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेंशन इन ए स्ट्रिंग या टेंशन इन ए रोप। तो एकदम रिलैक्स रहना है, वेरी इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो टेंशन इन ए रोप और स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज टेंशन? सो टेंशन इज ए फोर्स। टेंशन इज ए फोर्स। टेंशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? वो एक फोर्स है, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। सो ये मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका कुछ एक नाम दे देते हैं E, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है B, ठीक है। और दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि फिलहाल लूज है, ठीक है। दिस इज अ रोप और स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि फिलहाल लूज है, ठीक है, स्लैकन है, मतलब लूज है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? अभी ये वाला बॉडी को एक फोर्स से इस ओर खींचते हैं, ठीक है। ये वाला बॉडी जो है जिसका नाम है B, इस पे इस ओर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी मान लेते हैं कि दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला है, अगर मैं सरफेस के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि सरफेस इज स्मूथ और यू कैन से सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, इस बॉडी पे इस और एक मोशन आ जाएगा, यस और नो। इस और एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, यस और नो। तो इनिशियली जब ये स्ट्रिंग लूज है, जब ये स्ट्रिंग या ये रोप जो ए और बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है वो जब लूज है, तब आपको क्या लगता है, क्या बी को कोई अपोज करेगा? ये वाला बॉडी को क्या कोई फोर्स अपोज करेगा? आंसर इज नो। वेरी सिंपल। जब आप इसको खींचोगे, ठीक है, किसी एक फोर्स के साथ जब आप बी बॉडी को खींचोगे, इनिशियली देयर विल बी नो अपोजिशन। बी को कोई नहीं रोक रहा है, यस और नो? यस, समझ में आया होगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। लेकिन ये है बॉडी A और ये है बॉडी B, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ये रोप या स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगा, स्ट्रेच्ड, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। यहां पे लूज था या स्लैकन था, यहां पे पूरा स्ट्रेच्ड है, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट्स ये स्ट्रेच्ड हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहां पे एक फोर्स लग रहा है F, बी बॉडी पे इस और सेम फोर्स लग रहा है F। तो आपका जनरल लॉजिक क्या कहता है? यहां पे खींचना जितना इजी होगा, क्या यहाँ पे भी खींचना उतना ही इजी होगा? बेसिकली आई मीन यहाँ पे ऑपोजिशन जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऑपोजिशन ही नहीं होगा। यहाँ पे इस बॉडी को इस और एक्सीलरेट होने में क्या कोई फोर्स है जो अपोज कर रहा है? आंसर इज नो। नाउ माय क्वेश्चन इज, अभी जब ये स्ट्रिंग पूरा स्ट्रेच्ड होगा, आपका जनरल लॉजिक, आपका कॉमन लॉजिक क्या कहता है? क्या अभी भी इसका एक्सीलरेशन इस और उतना ही होगा जितना यहां पे था? माय क्वेश्चन इज, क्या यहां पे किसी प्रकार का ऑपोजिशन है? सो आंसर इज यस, यस। फॉर एग्जाम्पल, आप ही खींच रहे हो, मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है जो बी पे एक्सर्ट हो रहा है, ये आप एक्सर्ट कर रहे हो। तो जब ये वाला सिचुएशन होगा,
तब आप देखोगे कि कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो आपको अपोज कर रहा है। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि यहां पे एक फोर्स आ जाएगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को इस ओर जाने में अपोज करेगा। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग और रोप। इसमें एक फोर्स आ जाता है जब ये रोप या स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड रहता है, जब ये रोप या स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड रहता है, इसमें एक फोर्स आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले टेंशन किसमें रहता है? आंसर इज रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टेंशन एक रोप में हमेशा होता है? आंसर इज नो। इफ द रोप इज लूज, अगर रोप पूरा लूज है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। नाउ इफ द रोप इज स्ट्रेच्ड, तब उसमें टेंशन फोर्स रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, टेंशन किस ओर है सर? टेंशन किस ओर होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, आपको थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ। सो इसी फिगर का, इसी सिस्टम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। ठीक है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, और बीच में स्ट्रिंग को भी डाल देते हैं। तो ये है हम लोग का स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये वाला फिगर से। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फिगर। नेक्स्ट ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो अभी मैं सिर्फ हॉराइजेंटली फोर्स दिखाऊंगा, हॉराइजेंटली। ठीक है, वर्टिकली जो वेट वगैरह है, नॉर्मल रिएक्शन है, उस पर फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा। ऑब्वियसली उस पर भी बात करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ हॉराइजेंटली फोर्स दिखूंगा। ठीक है, बेसिकली मुझे टेंशन को एक्सप्लेन करना है, अभी टेंशन फोर्स को एक्सप्लेन करना है। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। बी पे तो ये वाला फोर्स एक्ट हो रहा है, यस और नो? यस। बी वाले बॉडी पे इस और एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एफ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। In this situation, when the string is stretched, when the string is stretched, इस बॉडी पे एक opposing force लग रहा है, opposing force लग रहा है, मतलब किस ओर लगेगा स्टूडेंट्स? आप बोलिए, लेफ्ट की ओर लगेगा या राइट की ओर लगेगा? दैट opposing force, opposing बोला मतलब क्या? इसके उल्टा होगा ना, yes or no? And that opposing force is tension. That opposing force is tension. ठीक है स्टूडेंट्स, इस रोप के द्वारा इस बॉडी पे, लैंग्वेज पे ध्यान देना है अभी। हाँ, इस रोप के द्वारा इस बॉडी पे इस और बॉडी के अवे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहेंगे टेंशन। इसको मैंने क्या लिखा? T1। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर इस ओर लग रहा है टेंशन, इस बॉडी में अगर इधर लग रहा है T1, तो इस बॉडी में इधर लगेगा T1। यस और नो? If there is action, there has to be reaction. Forces always exist in pairs. Yes or no? अगर इस बॉडी पे इधर लग रहा है T1, तो इस रोप में इधर लगेगा T1। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। इस केस में आप देखिए, जब आप इस बॉडी को खींचेंगे ना इनिशियली, क्या ये वाला बॉडी राइट की ओर जाएगा? क्या ये वाला बॉडी राइट की ओर एक्सीलरेट करेगा? आंसर इज नो। जब तक ये वाला स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं हो जाता, ये वाला बॉडी राइट की ओर एक्सीलरेट नहीं करेगा। यस और नो? यस सर। नाउ ये वाला रोप जो है या स्ट्रिंग जो, ये स्ट्रेच्ड हो चुका है। ठीक है, ये वाला रोप जो है या ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रेच्ड हो चुका है।
नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या अभी ये बॉडी इस ओर एक्सीलरेट करेगा? आंसर इज यस। क्या अभी ये वाला बॉडी इस ओर एक्सीलरेट करेगा? आंसर इज यस। तो इस ओर अगर एक्सीलरेट करेगा तो इधर तो कुछ एक फोर्स भी होना चाहिए, यस और नो? अगर ये बॉडी इस ओर एक्सीलरेट करेगा तो इधर तो कुछ एक फोर्स भी होना चाहिए, विदाउट फोर्स तो एक्सीलरेट नहीं होता स्टूडेंट्स, यस और नो? यस। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक फिट से टेंशन लगेगा, लेट दैट टेंशन बी T2, लेट दैट टेंशन बी T2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या बोला था थोड़ी देर पहले मैंने? क्या बोला था थोड़ी देर पहले मैंने कि ए वाला बॉडी इस ओर एक्सीलरेट करेगा या नहीं करेगा? अभी यहां पे नहीं करेगा, जब तक ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं हो जाता दिस बॉडी विल नॉट एक्सीलरेट। लेकिन अभी स्ट्रेच्ड है, अभी ये वाला बॉडी इस ओर जो एक्सीलरेशन होगा ये वाला बॉडी पे भी इस ओर सेम ही एक्सीलरेशन होगा, ठीक है? ठीक है, तो ये वाला बॉडी पे अगर ये वाला बॉडी का अगर इस ओर कुछ एक्सीलरेशन है तो इस ओर फोर्स भी तो होना पड़ेगा ना। दैट फोर्स इज अगेन टेंशन, दैट फोर्स इज अगेन टेंशन, ठीक है? ये स्ट्रिंग ने या इस रोप ने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया अलोंग दिस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट फोर्स इज टेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है इफ देयर इज एक्शन देयर हैज टू बी रिएक्शन। तो यहां पे लगेगा T2। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो। यहां तक समझ में आया? यस सर, वेरी इजीली। कोई प्रॉब्लम है? नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लेते हैं, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं इस स्ट्रिंग का मास है m, स्ट्रिंग का मास क्या है? m। मान लेते हैं स्ट्रिंग का मास या इस रोप का मास है m, ठीक है? तो आपको रोप में क्या फोर्स लगते हुए दिख रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रोप। रोप में क्या फोर्स लगते हुए दिख रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? तो आप बोलोगे एक तो लग रहा है T1 इस और एक लग रहा है T2 इस ओर, ठीक है? सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो मान लेते हैं द सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इज नाउ एक्सीलरेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a, ठीक है? तो इस रोप में अभी इक्वेशन लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। सो नेट फोर्स फॉर द रोप और स्ट्रिंग, द नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स क्या है? इस और एक्सीलरेशन है तो नेट फोर्स इस और होगा, नेट फोर्स इस और क्या होगा? इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T1, सॉरी T2, इट्स T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास ऑफ द रोप मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, इफ द रोप is massless, if the rope is massless, students generally rope का मास काफी कम होता है, रोप का मास या स्ट्रिंग का मास काफी कम होता है, इसके लिए while solving a problem हम लोग रोप के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? so if you are neglecting mass of a rope, that means you can write if the rope is massless। so अगर rope massless होगा that means its mass is 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, ये टर्म 0 हो गया। so T1 will be equals to T2, T1 माइनस T2 लिखा था ना, so T1 will be equals to T2। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? मतलब यहाँ पे जो टेंशन होगा यहाँ पे भी वही टेंशन होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा यहाँ पे भी वही टेंशन होगा, या आप सिंपली याद रख सकते हो across the rope tension will be same, tension will be same if the rope or string is massless, if the rope or string is massless। now students in a question, in a problem, अगर रोप के मास के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तब आपको उस
स्ट्रिंग को मासलेस ही लेना है, ठीक है, तब आपको उस स्ट्रिंग को मासलेस ही लेना है। तो क्या बोला स्टूडेंट्स, ये वाला चीज आप याद रखिए, इफ अ रोप इज मासलेस, ठीक है, अगर एक रोप या स्ट्रिंग जो कि स्ट्रेच्ड है और वो मासलेस है, देन अक्रॉस दैट रोप और स्ट्रिंग टेंशन विल बी इक्वल, टेंशन विल बी सेम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो, ठीक है। और एक चीज मैंने तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाया कि टेंशन का डायरेक्शन क्या है, किस ओर है, ठीक है, लेकिन आपको याद रख लेने से अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली आपको समझना है, मैंने जो आपको टेंशन का डायरेक्शन दिखाया, ठीक है, वो सब आपको समझना है, लेकिन आपको ये बात याद रह जाए तो और आप थोड़ा जल्दी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे कि टेंशन एक बॉडी में किस ओर लगता है। एक बॉडी में जो रोप के द्वारा टेंशन लगता है, वो टेंशन का फोर्स किस ओर होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे देख सकते हो, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अवे है डायरेक्शन ऑफ टेंशन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बॉडी के अवे है डायरेक्शन ऑफ टेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज अ स्मूथ सरफेस जिसपे दो ब्लॉक है 30 kg का और एक 50 kg का, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे 5 kg पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। 5 kg पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। द क्वेश्चन इज टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वेरी सिंपल, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम लोग हॉराइजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा सिर्फ उसको दिखाएंगे, हॉराइजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा सिर्फ उसको दिखाएंगे। सो दिस इज अ 30 kg ब्लॉक एंड दिस इज अ 50 kg ब्लॉक। क्लियरली यू कैन सी दैट 50 kg पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, ठीक है, एंड 30 kg पे तो क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, यस और नो? अभी देखा हुआ है हम लोगों ने कि फॉर अ गिवन स्ट्रिंग इफ इट इज मासलेस देन अक्रॉस द स्ट्रिंग टेंशन सेम होता है, और बॉडी पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट होता है, यस और नो स्टूडेंट्स? सो कुछ नहीं बोला, मतलब दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, तो इस बॉडी पे इधर लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगेगा T, और इस बॉडी पे भी अवे फ्रॉम द टेंशन लगेगा, सॉरी अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगेगा T। वैसे तो हम लोगों ने लास्ट जब मैंने समझाया था तब T1 एंड T2 लिया था, लेकिन मैंने दिखाया स्टूडेंट्स कि द रोप और स्ट्रिंग इज मासलेस तो टेंशन अक्रॉस द रोप इक्वल होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे भी T लिया और यहाँ पे भी T लिया हुआ है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस टू ब्लॉक्स, जहाँ पे मैंने फोर्सेस सिर्फ हॉराइजेंटली शो किया। ऑब्वियसली इस पे वेट भी होगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शंस भी होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो मैंने सिर्फ हॉराइजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो दिखाया, ठीक है, क्योंकि उसी से मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेट अस कंसिडर दैट दिस सिस्टम इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विथ एक्सीलरेशन a. Obviously, clearly, very clearly you can see that if this body moves along this direction with acceleration a, तो इसको भी इस ओर ही मूव करना पड़ेगा विथ एक्सीलरेशन a, ठीक है, समझ में आया होगा ना? वेरी इजी, इस पे इक्वेशन लगा दो। इस पे इक्वेशन क्या होगा? अलोंग हॉराइजेंटल डायरेक्शन, सो इट्स नेट फोर्स 200 माइनस T इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर एक्सीलरेशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इस ओर का नेट फोर्स क्या है? 200 माइनस T, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इन सब में तो अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इस पे तो है एक ही फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नाउ इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशंस, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो
तो क्या मिलेगा आपको, माइनस टी और प्लस टी तो कैंसिल हो जाएगा. सो इन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस इक्वेशन बी 1 एंड लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 2. अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ. सो इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ. तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 200 रहेगा. यस और नो? यस. राइट हैंड साइड 30a प्लस 50a, इट इज 80a. ठीक है ना. सो इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 20/8. ठीक है. सो इट्स 5/2. एक्सीलरेशन कितना आया, 5/2. ठीक है स्टूडेंट्स, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. तो एक्सीलरेशन आ चुका है, सिस्टम का एक्सीलरेशन आ चुका है. लेकिन मुझे क्या पूछा, मुझे पूछा टेंशन इन द स्ट्रिंग. मुझे पूछा टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए. तो ऑब्वियसली दोनों में से अभी किसी भी इक्वेशन में एक्सीलरेशन बिठा दो, टेंशन निकल के आ जाएगा. यस और नो स्टूडेंट्स? सो फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाई acceleration. Acceleration is 5/2. So 15 is 75 Newton. Clear? समझ में आया? टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है स्टूडेंट्स? 75 न्यूटन. समझ में आया ना. नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, इससे आपको आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगा. सेम क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज 30 kg एंड दिस इज 50 kg. क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा मैं बोल रहा हूँ. दिस इज 30 kg एंड दिस इज 50 kg एंड ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग. डिफरेंस ये है इस क्वेश्चन में कि इस बार हम लोग 200 न्यूटन 30 kg पे लगाएंगे इस डायरेक्शन. इन दिस क्वेश्चन 200 न्यूटन 50 kg पे लग रहा था इसो, एंड 200 न्यूटन इस बार 30 kg पे लग रहा है इसो. नाउ माय क्वेश्चन इज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो मेरा. क्या दोनों क्वेश्चन में टेंशन इन द रोप सेम होगा? स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग फटाक से आंसर ना करें, थोड़ा सोचिए, उसके बाद बोलिए कि इस केस में इस रोप में टेंशन ज़्यादा होगा या यहाँ पे रोप में टेंशन ज़्यादा होगा. ठीक है. डिफरेंस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 50 kg पे इस और 200 न्यूटन लग रहा था, और इस केस में 30 kg पे इस और 200 न्यूटन लग रहा है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इस बार तो आप खुद ही निकाल सकते हो इसका एक्सीलरेशन एंड टेंशन. वैसे तो एक्सीलरेशन पूछा नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग ही निकालना है. सो इसमें भी टेंशन इन द स्ट्रिंग ही निकालेंगे हम लोग. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ थोड़ा रब कर देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि इस केस में टेंशन क्या आया था, 75 न्यूटन. ये था मेरा आंसर. ठीक है ना. तो इस पोर्शन का थोड़ा रब कर देता हूँ मैं. नेक्स्ट ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. तो इसमें भी टेंशन इन द स्ट्रिंग ही निकालना है. ठीक है. सो फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. ये है 30 kg और ये है 50 kg का ब्लॉक. और जैसे कि मैंने बोला था, मैं फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ हॉरिजॉन्टली क्या फोर्स एक्ट हो रहा है वो दिखाऊंगा. सो 30 kg पे क्लियरली दिख रहा है कि इस और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उस पर 200 न्यूटन. ठीक है. नेक्स्ट इसमें टेंशन मान लेते हैं, इसमें लिया था T, तो इसमें लिया था, इसमें ले लेते हैं T डैश. ठीक है. तो बॉडी के अवे एक्ट करता है, मैंने आप लोगों को समझाया था. ठीक है ना. ठीक है. बिकॉज द रोप और स्ट्रिंग इज मसलेस, तो टेंशन सेम ही होगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी सेम ही होगा. यस और नो. नेक्स्ट ध्यान देना है स्टूडेंट, ध्यान देना है. इसमें इक्वेशन क्या होगा,
ऑब्वियसली 200 न्यूटन इस ओर है, सो दिस टाइम द सिस्टम विल एक्सिलरेट अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। सो इस ओर एक्सिलरेट कर रहा है, इस ओर लेफ्ट की ओर। सो इस ओर नेट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स 200 माइनस टी डैश इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन। यस, कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज नहीं, बाद में देखेंगे इसको। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, और इसमें तो है एक ही फोर्स, सो टी डैश इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन। कोई प्रॉब्लम? एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। सो 200 माइनस टी डैश प्लस टी डैश कैंसल्स, 200 इक्वल्स टू 30 प्लस 50 इट इज 80a, ठीक है। 200 इक्वल्स टू माइनस टी डैश प्लस टी डैश कैंसल, 30 प्लस 50 इट इज 80a। सो इम्प्लाइज एक्सिलरेशन इक्वल्स टू 0 0 कैंसल, इट्स 20/8, ठीक है ना। 4 2 8, 4 5 20, सो आया एक्सिलरेशन 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। नेक्स्ट टेंशन निकालते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालते हैं। तो अगर आप ये वाला एक्सिलरेशन इस पे बिठा देते हो, ठीक है, ये वाला एक्सिलरेशन इस पे बिठा देते हो तो टेंशन निकल के आ जाएगा। टेंशन देखते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग इट्स 50 मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन, सो एक्सिलरेशन इज 5/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट्स 125 न्यूटन। टेंशन कितना आया स्टूडेंट्स? 125 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया कि इसमें टेंशन आया था 75 न्यूटन और इस केस में टेंशन आया 125 न्यूटन। वैसे आपने ये चीज़ भी शायद नोटिस किया होगा कि एक्सिलरेशन दोनों केसेस में, इन बोथ ऑफ द एग्जाम्पल्स, एक्सिलरेशन क्या आया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले एक्सिलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको एज ए सिस्टम देखोगे, इसको अगर एक एज ए सिस्टम देखोगे तो इस पर क्या फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, और इसको भी अगर आप एज ए सिस्टम देखोगे तो क्या फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली 200 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स अगर एज ए सिस्टम हम लोग देखेंगे, एज अ सिस्टम हम लोग देखेंगे तो दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टली 200 न्यूटन ही लग रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई एक्सिलरेशन सेम ही आया, ठीक है। और एज ए सिस्टम मास तो इक्वल है ना, ठीक है, मास इक्वल है, तो अगर फोर्स सेम लगेगा तो एक्सिलरेशन भी सेम आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग अलग आया, आप क्लियरली देख सकते हो। इस केस में टेंशन आया 75 न्यूटन और इस केस में टेंशन आया 125 न्यूटन। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे किसको खींच रहा है टेंशन, किसको खींच रहा है 30 kg को। यहाँ का बात अगर करते हैं, टेंशन किसको खींच रहा है 30 kg को, और यहाँ पे 50 kg को। यस और नो? तो आप जनरल लॉजिक लगा के बोल सकते हो कि इस केस में और इस केस में, दोनों में से कौन सा केस में वायर ज़्यादा स्ट्रेच्ड रहेगा, वायर ज़्यादा टाइट रहेगा, ठीक है, वायर ज़्यादा टाइट रहेगा, कौन से केस में, इस केस में या इस केस में। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस केस में वायर जो है वो ज़्यादा टाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वायर का टाइटनेस इस केस के कंपैरिजन में कम होगा। यस और नो? यस, समझ में आया? सो टाइटनेस इज नथिंग बट बेसिकली टेंशन। तो इस केस में टेंशन ज़्यादा आया विच इज़ 125 न्यूटन, और इस केस में टेंशन कम आया विच इज़ 75 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल तो बहुत ईजी था स्टूडेंट्स। और एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है,
3 kg, 2 kg एंड 5 kg, और 2 स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड है। 3 kg पे एक 20 न्यूटन का फोर्स इस ओर लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, मतलब इसमें और इसमें टेंशन निकालना है मुझे। सो वेरी इजी, सो ध्यान देना है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स बार बार बोला, अगर सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहता है देन सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शनलेस सरफेस, और अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं कहता है देन स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है, और मासलेस स्ट्रिंग होने से अक्रॉस द स्ट्रिंग या अक्रॉस द रोप टेंशन सेम होता है, अक्रॉस द रोप टेंशन सेम होता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स इस बार फ्री बॉडी डायग्राम और नहीं ड्रॉ करता हूँ क्योंकि सिंपल है। अगर सिंपल है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से अच्छा रहता है। लेकिन आप अगर ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। तो ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस इज 3 kg ब्लॉक, इस और है 20 न्यूटन। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली फोर्स दिखाऊंगा। सो 3 kg पे इस और लग रहा है टेंशन, मान लेते हैं T1, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है ना बॉडी पे, और इस और भी लगेगा T1। ये एक ही स्ट्रिंग है ना, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो इधर अगर T1 लगा तो इधर क्या लगेगा T1। क्लियर, समझ में आया। देन 5 kg, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक दूसरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन दूसरा लिखेंगे। तो 2 kg पे अवे फ्रॉम द बॉडी T2, 5 kg पे अवे फ्रॉम द बॉडी T2। समझ में आया, आ गया, कोई प्रॉब्लम नो। फिर मान लेते हैं सिस्टम जो है, क्योंकि यहाँ पे 200 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है तो सिस्टम जो है इस ओर एक्सीलरेट करेगा विद एक्सीलरेशन ए। क्लियर क्लियर, दिस सिस्टम विल एक्सीलरेट अलोंग दिस डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वेरी इजी, अभी तो फटाक से लिख लेना चाहिए। नेट फोर्स 20 माइनस T1 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। इस पे इक्वेशन क्या होगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। इस पे इक्वेशन क्या होगा, T2 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। यस और नो, यस। अभी इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 20 मिलेगा। कैसे, माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ 20, विच इज इक्वल्स टू थ्राइस ए प्लस ट्वाइस ए प्लस 5 है। सो 3 प्लस 2 प्लस 5 इट इज 10 है। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन कितना है स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाला इक्वेशन ये आप फटाक से 1 सेकेंड में निकाल सकते हो। कैसे, तो अगर आप इसको एक साथ पकड़ लो, इसको अगर एक साथ पकड़ लोगे तो क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, 20, ठीक है। और इसको अगर एक साथ पकड़ लोगे तो इसका मास क्या है, 5 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg इट इज 10 kg। और एक्सीलरेशन इस और आपने क्या माना, ए। तो क्या बोला मैंने, इस वक्त को अगर एक साथ पकड़ लोगे, एक बॉडी जैसा मान लोगे तो फोर्स क्या लग रहा है, 20। सो फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी। तो अगर आप इसको एक बॉडी मानोगे तो मास कितना होगा, 3 प्लस 2 प्लस 5 10। सो 20 इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। सो यहाँ से भी ए कितना आया, 2 ही आया। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट टेंशन निकालना है तो इसमें T1 बिठा, सॉरी T1 क्या बिठाओगे, एक्सीलरेशन बिठा दो 2, टेंशन निकल के आ जाएगा। सो यहाँ से T1 क्या होगा स्टूडेंट्स, T1 विल बी 20 माइनस 3 है ना। सो 3 ए की जगह पे 2। सो 20 माइनस 6 इट इज 14 न्यूटन। टेंशन इज ए फोर्स तो न्यूटन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और T2 तो 5 है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज 10 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। T2 कितना आया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज 10 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स, सॉल्व हो गया। हम लोगों ने टेंशन इन द स्ट्रिंग्स निकाल लिया। वैसे हम लोग को एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला नहीं गया, लेकिन टेंशन निकालने के लिए एक्सीलरेशन निकालना पड़ा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे एट वुड मशीन या इसको आप पुली सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एटवुड मशीन, या सिंपल लैंग्वेज में आप इसको पुली सिस्टम भी कह सकते हैं। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। सो फ्रॉम दिस सपोर्ट, जिसको आप रिजिड सपोर्ट बोल सकते हो, फ्रॉम दिस फिक्स्ड सपोर्ट, इस रोप के मदद से एक पुली सस्पेंडेड किया हुआ है, एक पुली सस्पेंडेड है, और एक रोप को हम लोगों ने ऐसे करके लगाया, ठीक है। एक रोप को ऐसे करके लगाया, इसके एक एंड में है M1 और दूसरे एंड में दूसरा एक ब्लॉक है जिसका मास है M2। इस ब्लॉक का मास है M1 और इस ब्लॉक का मास है M2, और मान लेते हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2। ध्यान से स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली दिस रोप इज नाउ स्ट्रेच्ड, दिस रोप, ठीक है, यहां से जाके यहां पे घूम के आ रहा है, ये अलग रोप है, ठीक है, मैं इस रोप का बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली नाउ दिस रोप इज स्ट्रेच्ड, तो इसमें टेंशन होगा। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इन मैक्सिमम सिचुएशन, in 99% cases ropes are massless, ropes are taken as massless। तो massless होने से हम लोग क्या लेते हैं, रोप में टेंशन सेम लेते हैं, यस और नो। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, तो इस बॉडी पे, ध्यान से सुनना है, इस बॉडी पे, इस और अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन होगा T। नेक्स्ट यहां पे पुली पे अवे के डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, ठीक है। फिर से यहां पे पुली पे इस डायरेक्शन में, अवे डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, और इस बॉडी पे टेंशन लगेगा T। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, हियर पुली का दो कंडीशन है, ठीक है, पुली का दो कंडीशन है। नंबर 1, पुली इज मासलेस, ठीक है, पुली इज मासलेस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। पुलिस मासलेस। नंबर 2, पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस मतलब पुली के सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुली के सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी जाके ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन इक्वल होता है। क्लियर, क्लियर। अगर यहां पे दो अलग अलग मास, दो डिफरेंट मास कनेक्टेड है, दो डिफरेंट मास वाला ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहां पे और यहां पे टेंशन अलग होगा, अलग होगा। यहां पे मान लेते हैं T1 तो यहां पे T2 लेना पड़ेगा। अगर आप पुली का मास पकड़ेंगे, अगर ये आप लेंगे कि पुली का मास है, और उसके साथ साथ ये भी लेना पड़ेगा कि पुली के सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज और क्लियर होगा जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे फिर से ये टॉपिक आएगा, वहां पे जाके और क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं फिलहाल वो सिर्फ आप याद रखिए, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कभी क्लियर नहीं होगा, ये पूरा 100% क्लियर हो जाएगा जब रोटेशनल मोशन में आप सिमिलर प्रॉब्लम्स करेंगे,
ठीक है, रोटेशनल मोशन समझने के बाद आप सिमिलर प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने बोला इफ द पुली इज मासलेस और इफ द पुली इज फ्रिक्शनलेस, देन यहां पे जो टेंशन होगा यहां पे भी वही टेंशन होगा, या सिंपली आप बोल सकते हो इस वायर पे यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन इक्वल होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर पुली का मास होगा, अगर पुली का मास होगा, अगर पुली के सरफेस में फ्रिक्शन होगा, तब यहां का टेंशन और यहां का टेंशन अलग होगा। तब यहां का टेंशन एंड यहां का टेंशन अलग होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, याद रहेगा। सो ये मैंने कौन सा केस का फिगर ड्रॉ किया? मैंने तो टेंशन सेम लिया फॉर अ गिवन वायर, यस और नो? तो मैंने इस केस के लिए फिगर ड्रॉ किया, when your pulley is massless and the surface of the pulley is frictionless. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? याद रहेगा। अगर क्वेश्चन में पुली का मास दिया हुआ रहता है और ये भी बोला हुआ रहता है कि पुली का सरफेस जो है वहां पे फ्रिक्शन है, देन दिस इज नॉट वैलिड। यहाँ पे टेंशन T1 होगा, यहाँ पे टेंशन T2 होगा। ठीक है, बेसिकली अलग अलग टेंशन होगा। क्लियर? तो ये सब चीज हम लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो मैं मासलेस पुली एंड फ्रिक्शनलेस पुली ले रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो मैंने माना कि M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, तो M1 अगर M2 से ज्यादा होगा तो M1 नीचे की ओर एक्सीलरेट होगा। ठीक है, M1 नीचे की ओर एक्सीलरेट होगा। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि M1 अगर नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रहा है तो M2 ऊपर की ओर एक्सीलरेट होगा। यस और नो? यस? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर काफी सिंपल है। अगर फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे M1 पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा, उसका वेट। M2 पे भी नीचे की ओर फोर्स लगेगा, उसका वेट। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी आप M1 पे अगर M1 के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सो M1 किस ओर एक्सीलरेट कर रहा है? नीचे की ओर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? इट इज M1g minus t equals to mass multiplied by acceleration. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? M1 किस ओर एक्सीलरेट कर रहा है? नीचे। वाई? बिकॉज M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, सिंपल है एकदम, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M1 नीचे एक्सीलरेट होगा। तो नीचे की ओर नेट फोर्स क्या होगा? M1g minus t। क्लियर? Now because M1 is accelerating downward, तो M2 ऊपर की ओर एक्सीलरेट होगा with same acceleration है। तो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन है M2 का, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा? इट इज T minus M2g equals to mass multiplied by acceleration. क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा? आया ना? ठीक है। सो ऐसे आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ सकता है, आपको एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे और भी डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे मुझे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोप के बारे में, पुली के बारे में, सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया। अगर कुछ नहीं बोला जाता है
That means this surface is frictionless, this rope is massless, and this pulley is frictionless as well as massless. Clear? ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग टेंशन का डायरेक्शन देख लेते हैं. तो यहां से यहां तक एक ही वायर है, यहां से यहां तक एक ही रोप है. ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बॉडी पे लगेगा टेंशन इस और अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द बॉडी. देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक मैंने T1 ही लिया हुआ है. ठीक है, ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 1 kg, ये तो अलग अलग रूप है, तो इसमें आपको टेंशन अलग लेना है. 1 kg पे लग रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी T2, और ये वाला 1 kg पे लग रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी T2. क्लियर? क्लियर. नेक्स्ट, ऑब्वियसली ये एक्सिलरेट इस ओर होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप 500 ग्राम यानी कि हाफ के जी भी अगर रखोगे ना, हाफ के जी वाला ब्लॉक भी यहाँ पे लगाओगे, तो ये एक्सिलरेट इसी ओर ही होगा. क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. ये फ्रिक्शनलेस है. यहाँ पे अगर आप 1 kg या हाफ के जी या 200 ग्राम 200 ग्राम वाला ब्लॉक भी लगाते हो, तब भी दिस सिस्टम्स, दिस ब्लॉक्स विल मूव along this direction, will accelerate along this direction, and this one will accelerate along this direction. ठीक है, सो ये वाला ब्लॉक मैंने माना कि इस और एक्सिलरेट कर रहा है विथ एक्सिलरेशन ए, तो ऑब्वियसली ये वाला 1 kg इस और एक्सिलरेट करेगा विथ एक्सिलरेशन ए, और ये वाला इस और एक्सिलरेट करेगा विथ एक्सिलरेशन ए. क्लियर? नेक्स्ट, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, एक काम करते हैं. 1 kg 2 है ना, तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम सी दे देते हैं. ठीक है, तो सी वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं. क्या होगा सी वाले के लिए इक्वेशन? तो 2 kg है, जिस और एक्सिलरेट कर रहा है, जिस और आप एक्सिलरेशन ले रहे हो उस और का सब फोर्स आपको देख लेना है. तो इस और सब फोर्स दे दिया क्या? नहीं, 2 kg का वेट नहीं दिया. लैंग्वेज पे ध्यान देना स्टूडेंट्स. जिस और एक्सिलरेशन आप ले रहे हो उस और का सब फोर्स आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो एक्सिलरेट किस और हो रहा है? नीचे. तो नीचे के और नेट फोर्स क्या होगा 2 kg पे? 2g माइनस T1. सो 2g माइनस T1 इक्वल्स टू मास 2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन. ये आपने किसके लिए इक्वेशन लिखा? ब्लॉक सी के लिए. ठीक है, अभी ब्लॉक बी पे आते हैं. ठीक है, ये वाला ब्लॉक अगर इधर एक्सिलरेट हो रहा है विथ एक्सिलरेशन ए, तो ये वाला ब्लॉक इधर एक्सिलरेट होगा, राइट की ओर एक्सिलरेट होगा विथ एक्सिलरेशन ए. ठीक है, और 1 kg ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है? एक है T1 और दूसरा है T2. T1 राइट की ओर लग रहा है, T2 लेफ्ट की ओर लग रहा है, लेकिन एक्सिलरेशन तो टुवर्ड्स राइट है, तो राइट की ओर नेट फोर्स क्या होगा? इट्स T1 माइनस T2. वेरी सिंपल, इक्वल्स टू इट्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन. प्रॉब्लम? नो. ठीक है, देन 1 kg वाला ब्लॉक यानी कि ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखता है. ठीक है, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, आप जिस और एक्सिलरेशन है उस और का, जिस और एक्सिलरेशन है अगर आप उस और का इक्वेशन लिख रहे हो तो उस और का सब फोर्स आपको पता होना चाहिए. आपके दिमाग में यहाँ पे आ सकता है कि सर आप 1 kg का वेट 1g, 1 kg का वेट 1g, इसको आप क्यों नहीं लिख रहे हो? स्टूडेंट्स, मैं एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ. ठीक है, और 1 kg का इस और कोई इफेक्ट, सॉरी 1 kg के वेट का इस और कोई इफेक्ट नहीं होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? आया होगा. सो देन इसका, इस पे क्या फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स? इस पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है T2. तो क्या होगा? T2 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन. ठीक है, आपको पूछा गया एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड. इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए
तो -T1 प्लस T1 कैंसिल, -T2 प्लस T2 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, सिर्फ 2g, ठीक है ना। और 2a प्लस 1a प्लस 1a इट इज 4 है। तो यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, a इक्वल्स टू g हम लोग 10 ले लेंगे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 इट्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे यहाँ पे रोप्स में टेंशन निकालने के लिए बोला नहीं गया, लेकिन आपको निकालने के लिए अगर बोला जाता तब भी आप निकाल सकते हो। आप एक्सीलरेशन यहाँ पे बिठा दोगे तो T2 निकाल के आ जाएगा, टेंशन इन दिस वेयर, ठीक है। और एक्सीलरेशन यहाँ पे बिठा दोगे तो T1 निकल के आ जाएगा, टेंशन इन दिस वेयर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। सो वेरी इजी स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल देखते हैं। सो बहुत इजी है, मैं बार बार आपको कंडीशंस इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको कंडीशंस याद हो जाए। तो क्या क्या कंडीशंस था, अगर कुछ नहीं बोला जाता है, द स्ट्रिंग इज massless, very good, string is massless, surface is frictionless, ठीक है, and pulleys are massless and frictionless, याद रहेगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 kg पे अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है टेंशन T1 मान लेते हैं, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पुली लग रहा है T1, अवे फ्रॉम द पुली लग रहा है T1, और इस बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है T1, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक ही रूप, तो टेंशन यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, ठीक है ना, ठीक है। देन फिर से यहाँ तक एक दूसरा रूप, तो 1 kg पे अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लग रहा है T2, यहाँ पे इस पुली पे अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लग रहा है T2, इस पुली पे इस डायरेक्शन पे अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लग रहा है T2, और इस बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लग रहा है T2, ठीक है। नेक्स्ट 2 kg पे इस और वेट है, उसका वेट उस पे एक्ट हो रहा है 2g, और 1 kg पे भी वेट एक्ट हो रहा है 1g, क्लियर। तो स्टूडेंट्स दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg, तो ऑब्वियसली ये वाला नीचे की ओर एक्सीलरेट होगा विथ एक्सीलरेशन a मान लेते हैं। अगर ये नीचे की ओर एक्सीलरेट होता है तो ये दाहिने ओर यानी कि राइट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा विथ एक्सीलरेशन a, और ये वाला तो ऊपर की ओर एक्सीलरेट होगा विथ एक्सीलरेशन a, ठीक है ना। ये नीचे, ये राइट, ये ऊपर की ओर। स्टूडेंट्स अगर आप बाय चांस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट ले लेते हो, मतलब उल्टा ले लेते हो, ठीक है, आपको मान लेते हैं कि आपको थोड़ा मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको क्लियर नहीं हुआ, आपने कंफ्यूजन में एक्सीलरेशन इस ओर ले लिया, ये वाला इस ओर ले लिया और ये वाला नीचे की ओर ले लिया, मतलब यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन लिया एक्सीलरेशन का उसका ठीक आपने उल्टा ले लिया। तो स्टूडेंट्स टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा। आप जब सॉल्व करेंगे एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा, जो आपको ये समझाएगा कि आपने जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लिया वो आपने उल्टा ले लिया, और अगर आप सही डायरेक्शन लेंगे तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर एक्सीलरेशन नेगेटिव आने से क्या मैं फिर से सॉल्व करूँ? आंसर इज नो, फिर से सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम पे हो तो आप सिर्फ लिख के दे सकते हो कि नेगेटिव साइन ऑफ एक्सीलरेशन ये समझा रहा है कि डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम किया वो उल्टा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। सो 2 kg पे नेट फोर्स किस ओर होगा? नीचे की ओर, वाई बिकॉज एक्सीलरेशन नीचे की ओर है। तो 2 kg पे दो फोर्स लग रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, वन इज 2g एंड अनदर इज T1। तो नेट फोर्स अगर इस ओर है, डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 2g माइनस T1। सो 2g माइनस T1 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर? ये वाला इक्वेशन है इसके लिए, ठीक है। देन फॉर दिस वन, इस बॉडी पे दाहिने ओर लग रहा है T1 और बाएं ओर लग रहा है
T2। इस बॉडी पे राइट डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है T1 एंड लेफ्ट डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है T2। तो एक्सीलरेट किस ओर हो रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो टुवर्ड्स राइट नेट फोर्स क्या होगा? इट्स T1 माइनस T2 which is equals to mass multiplied by acceleration। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ये वाला बॉडी देखिए, ये वाला बॉडी एक्सीलरेट किस ओर हो रहा है? ऊपर की ओर। इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन? इट इज T2 एंड 1g। तो T2 है एक्सीलरेशन की ओर, 1g है एक्सीलरेशन के ऑपोजिट। तो नेट फोर्स अलोंग एक्सीलरेशन क्या होगा? इट्स T2 माइनस 1g इक्वल्स टू इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। सिंपल। नाउ इफ यू ऐड दिस थ्री इक्वेशंस, आपको ये तीनों इक्वेशन ऐड कर लेना है। तो माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल। सो 2g माइनस 1g, 2g माइनस 1g क्या होगा? इट्स 1g। यस और नो? ये तो कैंसिल, माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, 2g माइनस 1g इट इज g। सिंपली g लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 2i से 1a 1a। सो 2 प्लस 1 प्लस 1 इट इज 4 है। तो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा? g/4 यानी कि 10/4। ठीक है ना? सो इट्स 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया होगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये और एक एग्जांपल है जहां पे मुझे टेंशन इन द अपर रोप, मतलब ये वाला रोप में क्या टेंशन होगा वो मुझे निकालना है। ये वाला रोप में क्या टेंशन होगा वो मुझे निकालना है। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले यहां से यहां तक एक ही रोप है। ये सुनो, यहां से यहां तक एक ही रोप है। सो ध्यान से 2 kg वाला बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगा लेते हैं T1। इस पुली पे अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लगेगा T1। इस पुली पे यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगेगा T1 और इस बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगेगा T1। ठीक है? ठीक है। देन ये तो अलग रोप है। ठीक है? सो पुली पे अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लगेगा T2। ठीक है? ये वाला रोप में, अपर रोप में पुली पे अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लगेगा T2। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली योर पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, द रोप्स आर मासलेस एंड और ठीक ही है, सब कुछ ठीक है। सो अभी ये वाला T2 मुझे निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो T2 निकालने के लिए मुझे T1 चाहिए होगा। ठीक है? और T1 निकालने के लिए मुझे सिस्टम का एक्सीलरेशन चाहिए होगा। सो 2 kg 1 kg ऑब्वियसली 2 kg नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा एंड 1 kg ऊपर की ओर एक्सीलरेट करेगा। ठीक है ना? ठीक है। सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। 2 kg का वेट होगा नीचे की ओर, 2 kg का वेट होगा नीचे की ओर, इट्स 2g एंड 1 kg का भी वेट होगा नीचे की ओर, इट्स 1g। क्लियर? 2 kg पे नेट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 kg पे नेट फोर्स क्या होगा? 2 kg पे नेट फोर्स किस ओर होगा? सबसे पहले नीचे की ओर। वाई? बिकॉज एक्सीलरेशन नीचे की ओर है। ठीक है ना? सो 2 kg पे नेट फोर्स अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? इट्स 2g माइनस T1 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, 1 kg पे नेट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। 1 kg पे नेट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज एक्सीलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? तो नेट फोर्स ऊपर की ओर क्या होगा? इट्स T1 माइनस 1g इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। So minus T1 plus T1 cancel, 2g minus 1g it is g, which is equals to 2a plus 1a, so 3a. So g कितना है? g है 10 equals to thrice a, so implies acceleration आया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है?
ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन अगर आ गया तो T1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन पे या ये वाला पे बिठा देता हूँ, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है ना, 1 1 है। सो ये वाला इक्वेशन पे हम लोग एक्सीलरेशन बिठा देते हैं, ये वाला इक्वेशन पे। ठीक है, सो T1 माइनस 1g मतलब तो 1 मल्टीप्लाइड बाई g यानी कि 10, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन यानी कि 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इम्प्लाइज T2 इक्वल्स टू क्या, सॉरी T1 इक्वल्स टू क्या होगा, 10 प्लस 10/3, 10 प्लस 10/3 यानी कि कितना होगा स्टूडेंट्स, T1 becomes equals to it's 40/3। obviously tension is a force, तो T1 equals to 40/3 न्यूटन। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया, टेंशन इन द अपर रोप यानी कि T2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ध्यान देना है। सो फॉर द पुली ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, फॉर द पुली नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, यस और नो। फॉर द पुली नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। लेकिन मास तो पुली का 0 होता है, 0 होता है नहीं, मतलब अभी हम लोग जितना भी पुली यूज कर रहे हैं वहाँ पे मास क्या होता है, 0। हम लोग पुली का मास क्या लेते हैं, मासलेस। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो हम लोगों ने अभी जितना भी पुली यूज किया, ऑल ऑफ देम वेयर मासलेस। ठीक है, क्वेश्चन में ऑब्वियसली मेंशन किया भी रह सकता है। तो अगर मास ही 0 हुआ, अगर मास ही 0 हुआ तो राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। इफ मास इज 0 then right hand side is 0 and obviously in this case पुली जो है वो इस रिजिड सरफेस के साथ फिक्स्ड है, सो पुली एक्सीलरेट भी नहीं हो रहा है किसी और। ठीक है, सो राइट हैंड साइड में मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, मास भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है, तो राइट हैंड साइड वैसे ही 0 है। ठीक है, और अगर एक्सीलरेट होता भी, ये पुली अगर ऊपर नीचे एक्सीलरेट होता भी, इन दैट केस ऑल्सो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 होता, बिकॉज नेट फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बिकॉज मास इज, पुली इज मासलेस, तो मास 0 तो राइट साइड इज 0, सो नेट फोर्स 0। स्टूडेंट्स, नेट फोर्स 0 मतलब क्या, पुली पे अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना पड़ेगा, यस और नो। नेट फोर्स 0 मतलब, नेट फोर्स 0 तो तब होगा जब पुली पे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा। इक्वल हुआ, कैंसिल हुआ, इक्वल, इधर का और इधर का इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हुआ, इसलिए तो 0 होगा। समझ में आया कि नहीं? सो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। सो अपवर्ड क्या दिख रहा है आपको, T2, और डाउनवर्ड क्या दिख रहा है, इधर पे T1, इधर पे T1, मतलब ट्वाइस T1। सो T2 इक्वल्स टू ट्वाइस T1। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स अगर 0 है तो वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब इस केस में इस ओर का फोर्स, इस ओर का टोटल फोर्स और इस ओर का टोटल फोर्स इक्वल होगा। तो ऑपोजिट तो है और इक्वल भी हो गया, तब जाके नेट फोर्स 0 होगा। तो इस पुली पे ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा है, T2, और नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा है, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1। सो नीचे की ओर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ट्वाइस T1। ठीक है, सो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो हम लोगों ने लिखा T2 इक्वल्स टू ट्वाइस T1। सो इम्प्लाइज T2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T1 तो निकाला हुआ, इट्स 40/3, so it is basically 80/3 न्यूटन। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? अरे एग्जाम्पल, सो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, अपनी जगह से नहीं लेगा, एंड दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। यहाँ पे एक 1 kg ब्लॉक है, यहाँ पे एक 2 kg ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग और एक पुली के हेल्प से ऐसे फिक्स्ड है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज टू फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो ध्यान देते रहना है, इट्स वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स इंक्लाइन प्लेन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में कुछ बातें बोला था, वो सब अगर याद है तो आपको यहाँ पे हेल्प होगा। तो 1 kg इस ब्लॉक का वेट कितना होगा 1g, या आप सिंपली g लिख सकते हो, ठीक है। देन इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, इस और इफ दिस इज 30, if this angle is 30 then this is also 30, क्लियर ना स्टूडेंट्स। ये सब चीज़ मैंने लास्ट क्लास बात किया था। तो अगर 1g इधर है तो 1g को ब्रेक कर देता है, सो इधर क्या होगा, इट्स 1g cos 30, और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल टू द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, इधर क्या होगा 1g sin 30। अभी 1g नहीं है क्योंकि 1g को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इट इज वेट एंड वेट इज अ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर, तो वेक्टर को ब्रेक किया जा सकता है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इज 1g cos 30, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज थीटा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास। इफ दिस इज 1g देन इधर 1g cos 30 एंड इधर 1g sin 30, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑब्वियसली इस ब्लॉक में अवे फ्रॉम द ब्लॉक फोर्स लगेगा टेंशन, यहाँ पे पुली पे भी अवे फ्रॉम द पुली टेंशन लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा टेंशन, और इस पुली पे भी अवे फ्रॉम द पुली टेंशन फोर्स लगेगा टेंशन, मैं बोल रहा था टेंशन लगेगा फोर्स, सॉरी फोर्स लगेगा टेंशन, और इस ब्लॉक पे भी अवे फ्रॉम द ब्लॉक फोर्स लगेगा टेंशन, और इसका वेट होगा नीचे की ओर 2g, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे क्या बोला गया, एक्सीलरेशन एंड टेंशन निकालने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली इस ब्लॉक पे ना इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब ये वाला ब्लॉक इस प्लेन पे इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ये वाला प्लेन इस ब्लॉक पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो वो मुझे पूछा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं, आप देना चाहो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला ब्लॉक इस प्लेन पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये वाला प्लेन इस ब्लॉक पे इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये वाला 2 kg नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, और ये वाला अगर नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन a, तो ये वाला ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इस ओर एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन a। अगर मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गलती से गलत ले लिया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सही लिया तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 kg पे इस और इक्वेशन लगाता है, 2 kg पे वर्टिकली अगर इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2g माइनस टी, एक्सेलरेशन किस ओर है डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड नेट फोर्स क्या होगा 2g माइनस टी, विच इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 1 kg पे पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन में इक्वेशन लगा रहा हूँ, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो 1 kg वाला ब्लॉक किस ओर एक्सेलरेट कर रहा है, इस ओर, तो इस ओर नेट फोर्स क्या होगा t माइनस ऑपोजिट में क्या है 1g sin 30, t माइनस ऑपोजिट में क्या है 1g sin 30, सो t माइनस 1g sin 30 इक्वल्स टू इसका मास क्या है स्टूडेंट्स 1 एक्सीलरेशन e, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 2g माइनस 1 और नहीं लिखता हूँ g sin 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, sin 30 इज हाफ, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, एंड 2i से प्लस 1 है, इट इज ऑब्वियसली थ्राइस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 2g माइनस g बाई 2, ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2g, ठीक है ना, इक्वल्स टू 3a, सो 3 कैंसिल, g इज 10 और ये 2, सो 10/2। एक्सीलरेशन क्या आया, एक्सीलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टेंशन। अब टेंशन के लिए एक्सीलरेशन यहाँ पे बिठा दो, टेंशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन कितना निकल के आया मेरा 5। सो इम्प्लाइज टेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स 20 माइनस 10, ठीक है ना। ये उधर आएगा, ये इधर आया। सो 20 माइनस 10 इट इज 10, सो 10 न्यूटन, ठीक है। ये जो रोप है इसमें टेंशन कितना होगा 10 न्यूटन और सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन इज इफ द सिस्टम इज मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो सिस्टम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 रोप दिख रहा है, तो 2 रोप में मुझे टेंशन निकालने के लिए बोला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस रोप में 3 kg में अवे फ्रॉम 3 kg अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन एक्ट हो रहा है T1 मान लेते, एंड अवे फ्रॉम 1 kg टेंशन एक्ट हो रहा है अगेन T1, ठीक है। और 1 kg में दिस इज डिफरेंट रोप, तो 1 kg में अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन एक्ट हो रहा है मान लेते हैं T2, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी टेंशन होगा, लेकिन वो अभी मुझे दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि बिना फ्री बॉडी डायग्राम का भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉ कर लेने से ज़्यादा क्लियर रहेगा। सो दिस इज 1 kg ब्लॉक, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर की ओर इस ब्लॉक पे एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है T2 और नीचे की ओर और एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है T1। एंड ऑब्वियसली 1 kg का वेट होगा, तो नीचे की ओर 1 kg का वेट है 1g, क्लियर। देन 3 kg का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस इज 3 kg ब्लॉक, जिस पे ऊपर की ओर एक टेंशन है T1 और ऑब्वियसली उसका वेट होगा जो नीचे की ओर एक्ट करेगा 3g। एंड ऑब्वियसली द सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड, द सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ब्लॉक में हम लोग ऊपर की ओर इक्वेशन लिखते हैं, मतलब नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स अपवर्ड, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या होगा T2 माइनस, ठीक है, T2 माइनस नीचे का फोर्स, नीचे क्या फोर्स है इट्स T1 प्लस 1g इक्वल्स टू दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट इसका, और एक्सीलरेशन की जगह पे ए ना लिख के स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन बिठा देता हूँ। मास इज 1 kg, एक्सीलरेशन इज 2 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट इस पे लगाता हूँ इक्वेशन अपवर्ड, ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, तो इसका ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या होगा इट्स T1 माइनस 3g इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन विच इज 2, क्लियर। तो यहाँ से T1 निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो इम्प्लाइज T1 इक्वल्स टू क्या आया, ये तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 है, सो माइनस 30 उधर जाके 30 होगा, 3 2 ज़र 6 प्लस 30 T1 निकल के आया 36 न्यूटन, क्लियर। T1 आप यहाँ पे बिठा दीजिए, T2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से T2 कितना आएगा, सो इम्प्लाइज T2 माइनस, सो ये ऑर्डरली हो जाएगा शायद 36 प्लस 10, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 10, सो इट्स 46, सो माइनस 46 उधर जाएगा प्लस 46 और यहाँ पे 2, सो 46 प्लस 2 इट इज़ 48 न्यूटन। सो टेंशन दोनों रोप में निकल के आ गया। इस वाले रोप में टेंशन क्या है 36 न्यूटन और इस वाले रोप में टेंशन क्या है 48 न्यूटन। समझ में आया होगा स्टूडेंट, सब हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा ध्यान देके देखना पड़ेगा, होपफुली सब कुछ क्लियर ही होगा।